हेलो साथियों, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HND 105 की। और क्योंकि आज आप लोगों का एक HND 104 का पेपर हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि हमने जो पिछले 1-2 दिनों में जो भी यहाँ से MCQ सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे थे, उनमें से कुछ आपको प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं, फंसे हैं कि नहीं, कौन कौन से प्रश्न फंसे हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब HND 104 के बाद आप वहाँ परचम फहरा चुके होंगे, तब अब आते हैं HND 105 पे। हिंदी HND 105 जो कि हमारा पेपर अब होने वाला है HND 104 के बाद। यह हमारा प्रीवियस ईयर जो पिछले साल HND 105 का जो पेपर हुआ था, वह पेपर हमारे सामने है। फिर हम पिछले पेपर के भांति HND 104 के भांति हम फिर आज देखेंगे HND 105 में कि किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं परीक्षाओं में। ठीक है, और इनके आधार पे हम अपनी तैयारी को और मजबूत करके और फिर परीक्षा में बैठने के लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अपने प्रश्नों को देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 कि कार्यालय हिंदी से अभिप्राय है। हो सकता है आपको यह स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम बोल देंगे तो आपको सुनाई देगा, आप बढ़िया से सुनिएगा। और अगर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा करके अगर स्पष्ट नज़र आ जाए तो ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जो कि पिछले साल 2023 में पूछा गया था हिंदी HND 105 के पेपर में, वह है कार्यालय हिंदी से अभिप्राय है। ठीक है, यहाँ प्रश्न किया गया है कि कार्यालय हिंदी से अभिप्राय है। विकल्प हमारे सामने है, ए कार्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी से, जो हमारा दूसरा विकल्प है जनसामान्य के प्रयोग में होने वाली हिंदी से। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें पता है जब हम कार्यालय हिंदी को पढ़ रहे थे, इसकी परिभाषा को देख रहे थे, तो पहले ही लिखा गया था कि जो हिंदी कार्यालय में प्रयुक्त की जाती हैं वो हमारी कार्यालय हिंदी होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ विकल्प होगा, कार्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालय हिंदी होता है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे देखें कि पत्र की विशेषता होती है। पत्र की विशेषता कैसी होनी चाहिए? ठीक है, पत्र जब हम कहीं एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो हमारे पास विकल्प यह है, एक विकल्प ये है कि प्रभाव उत्पादकता हो, ऐसा एप्लीकेशन हो, ऐसा पत्र हो जो कि अपना प्रभाव स्थापित कर सके, अपना प्रभाव वहाँ पे जमा सके। बी हमारा विकल्प है विचारों की सुस्पष्टता, जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं वो पत्र में भली भांति स्पष्ट रूप से वहाँ अंकित हो। विकल्प सी है संक्षेप और संपूर्णता। अब यह नहीं है कि हम पत्र लिख रहे हैं तो वो उसे बहुत बड़ा कर दें। ठीक है, पत्र का जो आकार होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और जो भी हमें बात कहनी है वो बात पूरी होनी चाहिए। यह नहीं कि कुछ बात हम वहाँ लिख दें, बाकी बातें छोड़ दें। ठीक है, तो ये भी विशेषता है। यानी कि हमारे पास जितने विकल्प हैं, जो 3 विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प सही हैं। एक पत्र की विशेषता ये तीनों होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो सही जवाब होगा यहाँ पे विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तीसरे प्रश्न को अगर देखें तो पत्र के प्रकार होते हैं। पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं? विकल्प है हमारे सामने, ए अनौपचारिक पत्र, विकल्प बी औपचारिक पत्र। तो जो पत्र होते हैं यह हमारे दोनों प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। अनौपचारिक पत्र, जब हम किसी खास फॉर्मेट का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात जो उसमें कुछ बाध्यता नहीं रहती है, हम एक सामान्य जो हमारा प्रारूप होता है उसके हिसाब से हम अपने पत्र को लिख देते हैं, वो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। और यह जो होता है यह सामान्यतः व्यक्तिगत पत्र होता है, किसी अपने बड़े के पास या फिर अपने परिवार के पास या फिर अपने दोस्तों के यहाँ जो कार्ड भेजा जाता है, जो पत्र भेजा जाता है, वो अनौपचारिक पत्र होता है। बाकी किसी कार्यालय में कोई सरकारी जो पत्र होता है वो हमारा औपचारिक पत्र होता है। तो जो पत्र होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। प्रश्न नंबर 4 है कि पत्र के भाग होते हैं। जब हम कोई एप्लीकेशन, जब कोई पत्र लिखते हैं तो उसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो उसमें हम देखेंगे संबोधन एवं अभिवादन। पत्र की जब हम शुरुआत करते हैं, पत्र जब लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें संबोधन किनके पास भेजना है, ठीक है, उनका वहाँ पे उल्लेख करते हैं। फिर अभिवादन, उनको हम नमस्कार करते हैं, या फिर अगर छोटे हैं तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विषय वस्तु, जो बात हमें कहनी है
पत्र में वह हम बात भी लिख देते हैं। मंगल कामनाएं, उनके लिए हम शुभाशीष कहते हैं, मंगल कामनाएं उनके लिए कहते हैं। तो यह जो तीनों हैं यह हमारे एक पत्र के भाग होते हैं। इन तीनों से ही मिलकर के, इसके अतिरिक्त और कुछ भी होते हैं, इन सब से मिलकर के ही एक पत्र पूर्ण होता है। यह सारे हमारे पत्र के भाग होते हैं। अब अगर अगले प्रश्न की ओर देखें तो प्रश्न संख्या 5, औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। यहाँ प्रश्न है कि जो औपचारिक अर्थात जो ऑफिशियली एप्लीकेशंस होते हैं, जो सरकारी कामकाज में सरकारी जो पत्र होते हैं, उनमें इनमें से विकल्प में जो दिए हैं इनमें से क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा कि औपचारिक पत्र में प्रशस्ति यानी कि किसी की बड़ाई, किसी की गुणगान नहीं की गई रहती है, ठीक है। ना कि अभिवादन किया जाता है, समाप्ति भी, उनका अंत भी किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से हम प्रशस्ति औपचारिक पत्र में नहीं लिखते हैं। यह हमारे अनौपचारिक पत्र की एक भाग हो सकता है, लेकिन औपचारिक पत्र में यह नहीं होता है। अगला प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसके लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। आवेदन पत्र हमें इनमें से किनके लिए लिखा जाता है, लिखते हैं। पहला है अवकाश हेतु, फीस माफी हेतु, नौकरी प्राप्ति हेतु। तो यह तीनों जो विकल्प हैं हमारे सामने, इन तीनों के लिए ही हम एप्लीकेशन यानी कि हम आवेदन पत्र लिखते हैं। तो यहाँ विकल्प हमारा डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, सरकारी या शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। कह रहा है कि जो सरकारी पत्र होते हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है। सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं, सरकारी पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, यह संक्षिप्त और संतुलित होते हैं, इसमें राजभाषा की शब्दावली होती है। तो हम देखेंगे कि सरकारी पत्र या जो शासकीय पत्र होते हैं उनमें वो जो पत्र होते हैं वे अनौपचारिक नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि औपचारिक होते हैं। तो सरकारी जो पत्र होते हैं यह हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। बाकी इनमें सरकारी पत्र जो लिखे जाते हैं वे अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, इसमें संक्षिप्तता और संतुलन रहता है, और बाकी यह इस पत्र में राजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ विकल्प है वह सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं, यह गलत होगा, यानी कि यह हमारा विकल्प प्रश्न के अनुसार सही होगा। कार्यालय आदेश में होता है। कार्यालय आदेश में क्या होता है? कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण की सूचना, किसी अथवा कुछ कर्मचारियों की चेतावनी। तो जो कार्यालय जो ऑफिशियली एप्लीकेशंस होते हैं, जो कार्यालय पत्र होते हैं, उनमें हम जब कोई नियम बनता है तो उनकी जानकारी के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में, एक जगह से दूसरे जगह पे अगर हम स्थान ट्रांसफ़र चाहते हैं उसके लिए लिख सकते हैं। कुछ कर्मचारियों को अगर चेतावनी देना है तो उनके लिए भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ विकल्प डी सही होगा कि कार्यालय आदेश में यह तीनों काम होते हैं। सर्कुलर का अर्थ होता है, सर्कुलर का हमारा अर्थ होता है परिपत्र, ठीक है। सर्कुलर एक अंग्रेजी के शब्द है, उसका अगर हिंदी रूपांतरण, उसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं तो हमारे सामने परिपत्र शब्द आता है। विज्ञापन के कार्य नहीं होते हैं। विज्ञापन जो एड होते हैं उनके कौन से काम नहीं होते हैं? नवीन वस्तु और सेवाओं की सूचना देना, हाँ ये भी होते हैं। जब कोई नया वस्तु बनता है तो हमारे सामने सबसे पहले विज्ञापन द्वारा, एड के द्वारा ही हमें पता चलता है, उसकी जानकारी हमें एड के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा ही मिलती है। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, और किसी भी विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है वह अपने प्रोडक्ट को, जो उनके उत्पाद हैं उनकी उन पे भरोसा दिलाया जाता है लोगों का, इसलिए वह विज्ञापन को बढ़ाया जाता है। सरकार को सलाह देना, विकल्प हमारा सी, यहाँ विज्ञापन का कार्य नहीं होता है। विज्ञापन ये कभी नहीं करता है कि वह किसी सरकार को यह सलाह दे कि इस तरह से काम करे या फिर यह काम करे, ठीक है। तो यहाँ विकल्प हमारा सी। बाकी उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, सबसे यह एक महत्वपूर्ण बाजार नीति है कि अपने वस्तु को अगर बार बार हम विज्ञापन के द्वारा लोगों में दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जेहन में उस वस्तु का जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ यादें उसमें रह जाती हैं और वे लोग खींचे वस्तु तक आ जाते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन के कार्य जो नहीं है वह है सरकार को सलाह देना।
वे सरकार को सलाह नहीं देते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, विज्ञापन की विशेषताएं होती हैं। विज्ञापन की विशेषताएं होती हैं, विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है, विज्ञप्ति वस्तु की मुख्य विशेषता पर बल होता है, तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होती है। तो फिर वहीं जो विज्ञापन होते हैं उनको, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, उनका जो लोग होते हैं उनका ध्यान अपने प्रोडक्ट, अपने वस्तु की तरफ आकर्षित करना होता है। बाकी जो वस्तु है उसकी जो सबसे बड़ी जो मुख्य विशेषता होती है वही लोगों के बीच उसको प्रस्तुत किया जाता है। बाकी जो तथ्य होते हैं उनको तथ्य तर्कपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो एक विज्ञापन होता है उसमें ये सभी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है, तो वह है ड्राफ्टिंग। हिंदी का जो प्रारूपण शब्द है उसके लिए जब हम अंग्रेजी में जाते हैं तो हमारे पास ड्राफ्टिंग शब्द आता है। इनमें से प्रारूपण की विशेषता है, एक प्रारूपण की विशेषता क्या होती है, तो प्रारूपण की विशेषता शुद्धता और पूर्णता होती है। ठीक है, इन प्रारूपण की हमारी विशेषता शुद्धता और अब प्रश्न संख्या 14 को अगर देखें तो टिप्पणी वे अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती हैं, निपटाने में आसानी हो सके। यह परिभाषा है, यह परिभाषा हमें मिलता है बृहद हिंदी शब्द सागर में। ठीक है, टिप्पणी वे अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती है, निपटाने में आसानी हो सके। यह परिभाषा है हमारा बृहद हिंदी शब्द सागर की। टिप्पणी की विशेषता नहीं है, टिप्पणी की विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी टिप्पणी की विशेषता नहीं है, तो टिप्पणी की विशेषता हमारी अस्पष्टता नहीं है। ठीक है, टिप्पण संक्षिप्तता भी इसकी विशेषता है, तटस्थता भी इसकी विशेषता है, क्रमबद्धता भी है, अस्पष्टता इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को अगर देखें, प्रश्न संख्या 16, तो देखेंगे कि मुख्य टिप्पण कहते हैं। मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं, तो हमारा जो मुख्य टिप्पण है वह है प्रारंभिक टिप्पण को। ठीक है, जो प्रारंभिक टिप्पण होता है वही हमारा मुख्य टिप्पण होता है, क्योंकि उसी में हम जो बात होता है वह अपना कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, संक्षेपण के प्रकार हैं। संक्षेपण के कौन कौन से प्रकार हैं, तो हमारे पास धारा प्रवाह संक्षेपण और सारणी संक्षेपण, ये दोनों हमारे ए और बी दोनों संक्षेपण के प्रकार हैं। संक्षेपण की विशेषता नहीं है, संक्षेपण की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है, संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षेपण में केंद्र भावबद्धता नहीं होनी चाहिए, संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी यह विशेषता है, संक्षेपण की विशेषता नहीं है, तो वह हमारा सी है, क्योंकि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। जो संक्षेपण जो हम संक्षेपण देते हैं किसी का, उसमें उसका भाव पूरा आना चाहिए, बाकी उसका आकार छोटा हो जाता है। संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए, तो सबके लिए जरूरी है। जहाँ कहीं भी हम देखेंगे वहाँ भाषा उसकी शुद्ध होनी चाहिए। बाकी संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थात जो संक्षेपण होता है वह संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, इसलिए उसमें विस्तार नहीं होता है। बाकी जो इसकी विशेषता नहीं है वह है संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होनी चाहिए, अर्थात संक्षेपण ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें जो मुख्य भाव है वही ना हो। ठीक है, उसका मुख्य भाव निहित होना चाहिए, बस उसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प सी सही होगा, जो कि कह रहा है कि संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या अगर 19 देखें तो देखेंगे कि संक्षेपण है, संक्षेपण क्या है, तो संक्षेपण है हमारा मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप। संक्षेपण वही होता है कि किसी बात को हम जो बड़े शब्दों में, बड़े आकार में कहा गया है, उसे हम छोटे आकार दे दे उस पूरे भाव को, वही हमारा संक्षेपण होता है। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वह होता है हमारा विस्तार। संक्षेपण संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना अर्थात संक्षिप्त।
संक्षिप्त करना। ठीक है, संक्षेपण का काम होता है, संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। बाकी जो पल्लवन होता है, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार, विस्तार करना या बड़ा करना। ठीक है, तो पल्लवन विस्तार, विवरण वहाँ बढ़ा दिया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है। जो संक्षेपण होता है उसका आकार छोटा किया जाता है, उसे संक्षिप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प ए है वो सही है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ विस्तार होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो रिपोर्ट से आशय है, रिपोर्ट जो कि एक अंग्रेजी का शब्द है, इसको अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो उसके लिए हमारे पास कौन सा शब्द है? तो रिपोर्ट का जो हमारे पास शब्द है वह है प्रतिवेदन। रिपोर्ट का आशय है, रिपोर्ट का हमारा होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रतिवेदन के प्रकार हैं? तो प्रतिवेदन के हमारे पास व्यक्तिगत प्रतिवेदन है, संगठनात्मक प्रतिवेदन है, विवरणात्मक प्रतिवेदन है। यानी जो यह जो तीनों प्रतिवेदन होते हैं ये हमारे प्रतिवेदन के एक भाग हैं, प्रकार हैं। यानी कि हमारा विकल्प डी इसका सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी प्रतिवेदन के प्रकार हैं। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण होता है। भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी प्रथम भाषा के रूप में शिक्षा के माध्यम की काम करती है? तो वह हमारा क्षेत्र है उत्तर भारत में। बाकी दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि वहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। बाकी विदेशों में सभी देशों के पास अपनी अपनी भाषाएं हैं, तो वहाँ पे उनकी अपनी भाषाएं हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण होता है उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में ही हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर इत्यादि राज्य पड़ते हैं। कंप्यूटर साधित भाषा अधिगम में होता है। कंप्यूटर से जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें भाषा का अधिगम होता है। शिक्षार्थी द्वारा स्वतः भाषा अधिगम, शिक्षक की सहायता से भाषा अधिगम। यानी जो स्टूडेंट है वो भी अपने आप से सीख सकता है, बाकी जो टीचर हैं उनके भी सिखाने से वह सीख सकता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सी, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, इस शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रिया है। इस शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रिया है। इस शिक्षा में हम किन किन माध्यमों को शामिल कर सकते हैं, कौन कौन से माध्यम हमारे हैं जो इस शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? तो वे वेब आधारित शिक्षा, वेब आधारित अर्थात के जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ लेते हैं, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, किसी रिसर्च को कोई शोधकर्ता प्रस्तुत करते हैं, कोई प्रोफेसर कुछ लिखते हैं, तो वे सब हम वेबसाइट पे जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। वेबसाइट आधारित शिक्षा हो सकता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षा, बहुत सारी जो हम ज्ञान की बातें हैं वे कंप्यूटर में आसानी से समझ सकते हैं। कंप्यूटर से हम चित्र के माध्यमों से या फिर कंप्यूटर पे हम बहुत सी सारी बातें सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर आधारित भी शिक्षा है ये शिक्षा। आभासी वर्चुअल क्लासेस जो होती हैं, जैसे कि हम यही कह सकते हैं कि आप लोग अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपने ऑफिस से वीडियो बनाया जा रहा है और आपको आपके फ़ोन तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये भी हमारा एक वर्चुअल आभासी कक्षाएँ हैं। यानी कि ये जो तीनों हैं यह हमारे इस शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर का प्रश्न है, इस शिक्षण में ई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस शिक्षण में ई का प्रयोग सबसे ज़्यादा तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है, लेकिन कभी कभार इंटरनेट के लिए भी हो जाता है। ठीक है, इस शिक्षण का मतलब हाल फिलहाल कुछ वर्षों में यहाँ पे इस शिक्षण में ई का जो प्रयोग होता है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता था लेकिन अब इंटरनेट के लिए भी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ हमारा विकल्प ए और बी दोनों के लिए होगा कि जो ई शिक्षण है वह इस शिक्षण में जो ई है उसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी करते हैं और इंटरनेट के लिए भी करते हैं। इस शिक्षा के प्रकार हैं। इस शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? विकल्प हमारे पास है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। अब इसका क्या अर्थ होता है? जब हम इस शिक्षण में लाइव क्लास लेते हैं, लाइव क्लास से पढ़ते हैं,
जब हम किसी प्रश्न का तुरंत हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उन प्रश्नों का समाधान हमें तुरंत मिल जाता है, क्योंकि जो टीचर हैं वे लाइव क्लास लेते रहते हैं। दोनों लोग एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब विद्यार्थी के मन में कोई डाउट उत्पन्न होता है तो वह तुरंत वहाँ पे या तो बोल करके अपनी समस्या को बता देते हैं, या फिर टाइप मैसेज करके अपनी समस्या को बता देते हैं, तो टीचर वहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्स करके उसका जवाब देते हैं। तो यह हमारा सिंक्रोनस होता है, यह सिंक्रोनस प्रकार है। बाकी आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है जो पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब असिंक्रोनस का मतलब होता है कि हम तत्काल अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पा पाते हैं। अगर हम कुछ पढ़ते हुए जाते हैं, हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं, तो हम वहाँ पे टाइप करके उनसे तुरंत अपने प्रश्नों के जवाब नहीं पा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। मतलब यही होता है असिंक्रोनस का, कि यहाँ पे हम लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, लाइव क्लास नहीं अटेंड करते हैं, यानी कि पहले से रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पास होती हैं, उन्हीं से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस का होता है कि हम लाइव दोनों लोग टीचर और स्टूडेंट एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं एक ही समय में, यानी कि हम इसे आसान भाषा में लाइव कहते हैं। और असिंक्रोनस का आसान भाषा में अगर हम कहना चाहें तो रिकॉर्डेड। तो जो रिकॉर्डेड क्लास होते हैं यह हमारे असिंक्रोनस में आ जाएंगे, ताकि जो लाइव क्लासेस होती हैं वे सिंक्रोनस के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई शिक्षा के प्रकार हैं, ए और बी दोनों, ठीक है। इस शिक्षा की विशेषता नहीं है, यहाँ पे इस शिक्षा की विशेषता पूछी गई है कि इनमें से कौन सी इस शिक्षा की विशेषता नहीं है। किसी भी समय और स्थान पर शैक्षिक कार्य हो सकता है, जैसे कि आपको पता है इस शिक्षा इतना महत्व इस शिक्षा का प्रभाव ऐसा है कि हम अपने दैनिक काम में कुछ और करते हुए भी अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। हम अपने घर पे रहें या फिर खेत में रहें या फिर कहीं सफ़र कर रहे हैं किसी गाड़ी, ट्रेन, बस में, वहाँ पे भी हम अपने शिक्षण को पूरा कर सकते हैं, अपने शैक्षिक कार्य को कर सकते हैं इस शिक्षा के माध्यम से। शिक्षण सामग्री को अनिश्चित काल तक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो इस शिक्षा में हमारे शिक्षण सामग्री हैं, जो कंटेंट है वह हम कभी उसे ले सकते हैं, वह हमेशा के लिए हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं। जब एक बार किसी वेबसाइट पे या फिर कहीं अपलोड कर दिए जाते हैं इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, तो वह हमें हमेशा के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि इस शिक्षा में हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो हम अगर अपने कोई एक चीज़ को अगर सीखना चाहें तो उस पर कई सारी वीडियोज़ हमें मिल जाएंगी, विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें मिल जाएंगी, जिससे कि हम अगर अपने चाहें तो किसी एक कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो ये जो तीनों हमारे पास विकल्प हैं ये इस शिक्षा की विशेषता है। लेकिन यहाँ जो विकल्प भी है इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है। इस शिक्षा में इस शिक्षा की जो विशेषता है वह विकल्प भी, इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है या नहीं है, क्योंकि लैब और प्रैक्टिकल के लिए हमें भौतिक रूप से फिजिकली वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन जब हम इस शिक्षा में रहते हैं तो हम भौतिक रूप से उपस्थित रहें या ना रहे, लेकिन हम वर्चुअली वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इस शिक्षा की जो विशेषता नहीं है वह यह है कि इसमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। सरकारी तथा निजी शिक्षण चैनल है, यहाँ पे कुछ शिक्षण चैनलों के नाम है जो कि कहा गया है कि क्या यह सरकारी और निजी शिक्षण चैनल है। तो वे शिक्षण चैनल हैं ई पाठशाला, ज्ञान दर्शन और स्वयं। तो ये जो तीनों हमारे पास विकल्प हैं यह सरकारी और निजी शिक्षण चैनल हैं। इस शिक्षण में सहायक है, इस शिक्षण में हमें कौन कौन से माध्यम है जो सहायक होते हैं इस शिक्षण में। तो ब्लॉग इस वेबसाइट पे जो कोई ब्लॉग लिखा गया रहता है वह इस शिक्षण में महत्वपूर्ण होता है। फेसबुक पेज, बहुत से ऐसे फेसबुक पेज बने हुए हैं जो विभिन्न विषयों पे लगातार लिखते रहते हैं, नए नए जो शोध होते हैं उनको भी वहाँ पे वे लोग लिखे रहते हैं। पॉडकास्ट, अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ रहते हैं उनका पॉडकास्ट हम आसानी से सुन करके और बहुत सी ज्ञान की बातें हम उनसे सीख लेते हैं। यानी कि जो विकल्प हमारे पास हैं वे सभी विकल्प इस शिक्षण में सहायक हैं। ब्लॉग, फेसबुक पेज, पॉडकास्ट, ये सभी हमारे जो माध्यम हैं वे सहायक हैं इस शिक्षण में।
अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फेसबुक पेज नहीं है। 9/2/11 हिंदी, जनकृति, जनसुलभ पुस्तकालय, फेसबुक साहित्य पत्रिका। तो जो चारों विकल्प हैं इनमें से 9/2/11 हिंदी यह हमारा कोई फेसबुक पेज नहीं है, जबकि हम जनकृति नाम से हमारे पास फेसबुक पेज हैं, जनसुलभ पुस्तकालय भी फेसबुक पेज है, फेसबुक साहित्य पत्रिका भी एक फेसबुक पेज है, लेकिन 9/2/11 हिंदी या कोई हमारा पेज फेसबुक पे कोई पेज नहीं है। शोध प्रक्रिया का पहला चरण है। शोध प्रक्रिया का जो पहला चरण है वह क्या है? क्या वह शोध समस्या निर्धारण है, विषय निर्धारण है, शोध की रूपरेखा तैयार करना है या परिकल्पना है? ठीक है, तो किसी भी शोध प्रक्रिया को शुरू करने से पहले जो हमारे पास प्रश्न रहता है वह कि हम किस विषय पे शोध करेंगे। ठीक है, हमारा विषय क्या होगा, हम किस समस्या को रेखांकित करेंगे, किस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो सबसे पहले शोध प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वह हमारा शोध समस्या निर्धारण होता है। सबसे पहले हम उस समस्या को चिन्हित करते हैं जिसे कि हमें ढूंढना है, जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो शोध प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वह शोध समस्या निर्धारण होता है। शोध के लिए हिंदी के अन्य पर्याय हैं। शोध जो शब्द है उसके लिए हिंदी में और कई शब्द चलते हैं। वे कौन से शब्द हैं? क्या वे अनुसंधान, अन्वेषण, अनुशीलन, उपयुक्त सभी। तो शोध के लिए जो हिंदी में अन्य पर्याय शब्द हैं वे हमारे उपयुक्त सभी हैं। अनुसंधान भी शोध के लिए प्रयुक्त होता है, अन्वेषण भी शोध के लिए प्रयुक्त होता है, अनुशीलन भी शोध के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जो सभी विकल्प हैं वो हमें शोध के लिए हम शोध के पर्याय के रूप में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं और होता है। प्रश्न संख्या अगर 34 देखें तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ कल्पना और पूर्व चिंतन, या हम दोनों कह सकते हैं, क्योंकि परिकल्पना जो होता है वह किसी समस्या के समाधान के लिए जब हम शोध कार्य करते हैं, तो जब कोई हम अपने मन से प्रश्न कोई विषय का चयन कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ उस विषय से संबंधित उस विषय पे हमारे पास तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को मिला करके हम एक परिकल्पना करते हैं। ठीक है, एक कल्पना करते हैं कि किस तरह से हम इस शोध के समस्या तक पहुंच पाएंगे। तो वही हमारा परिकल्पना होता है कि जो तथ्य अभी तक हमारे पास मौजूद हैं उन तथ्यों को आधार बना करके हम एक अस्थायी यानी कि हम मोटा माटी एक रास्ता तैयार कर लें और उसी रास्ते से होकर के हम अपनी समस्या को समाधान तक पहुंचाएंगे। तो परिकल्पना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह हमारा कल्पना और पूर्व चिंतन दोनों होगा। परिकल्पना के कार्य हैं। परिकल्पना के इसमें कार्य क्या है? दिशा निर्देश देना, प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, उपयुक्त सभी। तो परिकल्पना के जो कार्य हैं उसको हमने अभी पहले ही बताया है कि जो हमारे समस्या जो शोध समस्या होता है उस पे हमें जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उन तथ्यों को आधार बना करके कैसे अपने हम शोध समस्या को हल करेंगे, उसका समस्या का समाधान करेंगे, वही हम रास्ता बनाते हैं। तो उसके लिए हम मोटा माटी एक दिशा निर्देश मिल जाता है कि हम इस तरह से चलेंगे। जो हमारे पास तथ्य होंगे उन तथ्यों को हम चुन करके इकट्ठा करेंगे। बाकी अगर हो सकता है तो हम वहीं पे एक छोटा सा अपना नया सिद्धांत भी दे सकते हैं, लेकिन वह सिद्धांत तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि हम उसे बाद में प्रूव ना कर दें। ठीक है, तो यह परिकल्पना के जो कार्य हैं वे सभी उपयुक्त सभी हैं। दिशा निर्देश, प्रमुख तथ्यों का चुनाव, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, ये हमारे उपयुक्त सभी हैं। किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है। यह परिभाषा किसने दिया है? ठीक है, किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है। यह जो हमारा परिभाषा है, इस परिभाषा को किसने दिया है? तो यह है हमारे एडवर्ड ने यह परिभाषा दिया है कि किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की जो शोध कहलाती है, जो क्रिया होती है वो शोध कहलाती है। यह परिभाषा एडवर्ड ने दिया था। परिकल्पना का वर्गीकरण निम्न किन आधारों पर किया गया है? परिकल्पना का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? चरों की संख्या के आधार पे, चरों के विशेष संबंध के आधार पे, विशिष्ट उद्देश्य के आधार पे। तो इनमें से सभी परिकल्पना का जो वर्गीकरण है वह हमारा इन सभी आधारों पे किया जाता है। कंप्यूटर पर टाइपिंग के प्रकार होते हैं।
कंप्यूटर पे टाइपिंग के प्रकार हमारे नॉन यूनिकोड और यूनिकोड टंकड़ दोनों होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पर टाइपिंग के जो प्रकार होते हैं वे नॉन यूनिकोड और यूनिकोड दोनों होते हैं। शॉर्ट हैंड का हिंदी शब्द है शॉर्ट हैंड, जो कि बहुत प्रसिद्ध होता है, किसी जल्दी जल्दी कहे गए बातों को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके लिखा जाता है। तो शॉर्ट हैंड का जो हिंदी शब्द है वह है आशुलिपि। आशुलिपि यानी कि तुरंत तुरंत बड़े बड़े शब्दों, बड़े बड़े वाक्यों को छोटे छोटे एक संकेत के रूप में लिखना आशुलिपि होता है, जिसे अंग्रेजी में हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है, जो हिंदी के लिए हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं उसमें एक जो महत्वपूर्ण फॉन्ट है वह महत्वपूर्ण फॉन्ट हमारा कृतिदेव है। ठीक है, कृतिदेव ही वो फॉन्ट है जिससे कि हम कंप्यूटरों में हिंदी टाइप करते हैं। तो चलिए, यह हमारे 40 के 40 प्रश्न हो गए, जो कि पिछले साल यानी कि 2023 में HND 105 हिंदी के लिए जो प्रश्न पत्र है उसका जो प्रश्न है वो हमारा इसी तरह से आया हुआ था। तो आप लोग एक प्रश्न को देख लिए होंगे, बाकी जो इसके पहले HND 105 के लिए MCQ कराया गया है वो भी आपको YouTube पे उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि PDF इसका मिल जाए तो आप PDF के लिए आपको जाना होगा टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी जब पेपर देकर आएंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं यहाँ से या ज़रूर आप मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।